Hello friends, welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. In this video we are going to study about glycolysis. Glycolysis is a part of metabolism as well as biochemistry. So here we are going to simplify glycolysis so we can have a simple and better understanding of glycolysis. So let's start without any delay. Glycolysis में क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग क्या है. ग्लाइकोलिसिस जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लूकोज प्लस लाइसिस. इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मतलब कैटाबॉलिज्म होता है, और ग्लूकोज जो है सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो ग्लूकोज जो खुद एक 6 कार्बन कंपाउंड है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलते हैं और इसमें हमें 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस लगते हैं. So the process of conversion of one molecule of glucose into 2 molecules of pyruvate via a series of enzymatic reactions is known as glycolysis. अब क्या होता है, जो ग्लूकोज है, सबसे पहले हम इसके सारे 10 के 10 स्टेप्स को पढ़ेंगे और इनको याद करेंगे. सो हमें सारे स्टेप्स देखने हैं. ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, नेक्स्ट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, देन नेक्स्ट इज फ्रक्टोज की जो है वो स्प्लिटिंग होगी, एक कंपाउंड बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, सो ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं. देन 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बनेगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है जिसको हम कई बार शो करते हैं, जिसको हम कई बार शो नहीं भी करते हैं, बट यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग बनानी है तो हम सारे स्टेप्स को इंक्लूड करेंगे. देन 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट और 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, then 3-phosphoglyceric acid, 2-phosphoglyceric acid, phosphoenol pyruvate, and then pyruvate. जो हमने यहाँ से पढ़ा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से आगे की जो साइकिल है, इस पूरी की पूरी साइकिल को हम इंटू 2 कर देंगे आगे के सारे स्टेप्स को, बिकॉज जो यहाँ पे स्प्लिटिंग हुई है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट में, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है और ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो साथ साथ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता रहता है और ये ग्लाइकोलिसिस की स्टेप एज इट इज चलती रहती है. तो हमें अल्टीमेटली क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मिलते हैं, क्योंकि सारा का सारा हम 2 इंटू कर रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 इंटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 phosphoenol pyruvate,
एंड देन फाइनली 2 molecules ऑफ पायरुवेट। तभी हमने बोला ना कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमें 2 molecules ऑफ पायरुवेट मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हमें ग्लाइकोलिसिस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए हमें सारे स्टेप्स को याद करना है। अगर हम ऐसे एक बार सारे स्टेप्स को याद कर लेंगे तो हमें बाद में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी और हमें ग्लाइकोलिसिस बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगी। तो क्या हैं सारे स्टेप्स? सबसे पहले ग्लूकोज, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, देन स्प्लिटिंग 3 phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate, then 1,3 biphosphoglyceraldehyde, 1,3 biphosphoglycerate, 3 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate, phosphoenol pyruvate, and ultimately pyruvate। अब हम इन सारे स्टेप्स में डिटेल में देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, कहाँ पे क्या रिलीज होता है, कहाँ पे क्या बनता है और कहाँ पे क्या यूटिलाइज होता है। उसके बाद हमारी ग्लाइकोलिसिस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना है। तो यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है? एक 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जा रहा है, तो इसके लिए हमें कहीं से फॉस्फेट लाना पड़ेगा। तो फॉस्फेट का जो सोर्स है वो होता है एटीपी। एटीपी एक्ट एज फॉस्फेट डोनर एंड एडीपी जो है रिलीज आउट हो जाता है। एटीपी ने एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दिया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो इसमें एंजाइम आता है हेक्सोकाइनेज। जो काइनेज है वो ऐसा एंजाइम है जो फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करवाता है। तो जहाँ पे हमें फॉस्फेट के डोनर और एक्सेप्टर दोनों का पता हो, फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा हो, वहाँ पे हम काइनेज यूज करते हैं। और सिंस ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन शुगर है, इसीलिए हमने यहाँ पे हेक्सोज वर्ड यूज किया। सो हेक्सोकाइनेज। और काइनेज जो एंजाइम होता है उसको मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है एज कोफैक्टर। सो फर्स्ट स्टेप में एटीपी की यूटिलाइजेशन हुई, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इन्वॉल्व और मैग्नीशियम आयंस का यूज कर रहा है वो एज कोफैक्टर। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ आइसोमराइजेशन हो रही है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन हो रही है। सो एंजाइम इन्वॉल्व इज आइसोमरेज। और ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए हम आगे सबस्ट्रेट लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। नेक्स्ट है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या चेंज आ रहा है? फिर से एक और पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे भी एक और फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो हमें फिर से एक फॉस्फेट डोनर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पे एक और एटीपी यूटिलाइज करेंगे और एडीपी रिलीज आउट होगी। सो सिंस यहाँ पे भी फॉस्फेट ट्रांसफर हो रहा है तो एंजाइम इन्वॉल्व इज काइनेज। और काइनेज को और स्पेसिफाई करने के लिए हम बोलेंगे फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज, पीएफके। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है और यहाँ पे फिर से मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होगी इसको एज कोफैक्टर, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं उनको बेटर वे में काम करने के लिए कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो काइनेज के लिए कोफैक्टर का काम मैग्नीशियम आयंस करते हैं। यहाँ पे भी एक एटीपी यूटिलाइज हो रही है और फोस्फोफ्रक्टेज काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग का स्टेप। यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है और स्प्लिटिंग के लिए एंजाइम इन्वॉल्व होता है एल्डोलेज। देन फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ तक जो कंपाउंड था वो 6 कार्बन था, अभी आगे जो है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है सभी के सभी। तो यहाँ पे ब्रेकिंग हुई, क्लीवेज हुई, स्प्लिटिंग हुई फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की, 2 कंपाउंड्स में 3 कार्बन के।
तो एक है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इनको आइसोमराइज करवाने में जो एंजाइम यूज होता है वो होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। आइसोमरेज बिकॉज आइसोमर्स हैं, ट्रायोज बिकॉज 3 कार्बन शुगर है, और फॉस्फेट बिकॉज दोनों के दोनों शुगर्स के पास, दोनों के दोनों कंपाउंड्स के पास एक एक फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसलिए ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज यहाँ पे यूज हो रहा है इनके आइसोमराइजेशन में। नेक्स्ट 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाना है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक 3-फॉस्फो से 1,3-बाईफॉस्फो आ जा रहा है, तो एक और हमें यहाँ पे फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमें फॉस्फोरस के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस सफिशिएंट होता है, उसकी एनर्जी इनफ होती है यहाँ पे एक और फॉस्फेट ऐड करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है उसका जो सोर्स होता है वो होते हैं फॉस्फोरस एसिड, इससे हमें इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस मिलता है और वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या है, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड से एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, एंड हमें पता है केमिस्ट्री से कि एल्डिहाइड से एसिड जब बनता है तो हमें ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है कंपाउंड का। एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है। अब ऑक्सीडेशन जो है वो 2 तरह से हो सकता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। कोई भी तरीका हो हम उसको ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। तो यहाँ क्या होता है, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को जब हम एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं NAD पॉजिटिव, और NAD पॉजिटिव NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, एल्डिहाइड था, NADH प्लस H पॉजिटिव रिलीज आउट हो रहा है तो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जो NAD है, एल्डिहाइड ने NAD पॉजिटिव को 2 हाइड्रोजन डोनेट कर दिए, तो एल्डिहाइड में से 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया। 2 हाइड्रोजन का रिमूवल होने की वजह से वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने ऑक्सीडेशन करवाया, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो होता है डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे 1,3-बाईफॉस्फो था, यहाँ पे सिर्फ 3-फॉस्फो रह गया। तो सिंस यहाँ पे एक फॉस्फेट, तो वो फॉस्फेट जाएगा कहाँ, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एक ADP और एक ATP रिलीज आउट हो जाएगी। यहाँ पे हमें फर्स्ट ATP मिल रही है ग्लाइकोलिसिस में, तो ADP से ATP बन जा रही है। बाईफॉस्फोग्लिसरेट ने ADP को एक फॉस्फोरस दिया और ATP रिलीज आउट होगी। तो यहाँ पे भी हमें डोनर और फॉस्फेट दोनों का पता है, डोनर और एक्सेप्टर। डोनर है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट और एक्सेप्टर है ADP। इस नेक्स्ट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आइसोमराइजेशन हो रही है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही है, कंपाउंड सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 3 से 2 पे आ गई है। तो हम यहाँ पे आइसोमरेज को एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं म्यूटेज। अभी तक भी हमने आइसोमराइजेशन ऊपर 2 बार पढ़ा, एक बार ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कंपाउंड चेंज हो रहा था, ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज जो है वो कीटो शुगर है, तो 2 कंपाउंड्स इन्वॉल्व थे, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तो हम वहाँ पे आइसोमरेज का यूटिलाइजेशन कर रहे थे। बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट
यहाँ पे भी हमने देखा था कि आइसो दो अलग अलग कंपाउंड से 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, तो यहाँ पे भी आइसोमरेज एंजाइम था। बट यहाँ पे कंपाउंड सेम है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही है, बट सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज है, फॉस्फेट ग्रुप में चेंज है पोजीशन में। इसीलिए जो हम एंजाइम है आइसोमरेज उसको स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं म्यूटेज। नेक्स्ट है 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट का बनना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है इनोलेज और एक वाटर का रिमूवल हो जाता है। फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट, क्या चेंज आ रहा है, फिर से एक फॉस्फेट रिमूव हो जा रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट रह जा रहा है सिर्फ। तो अगेन यहाँ पे एक हमें एक एटीपी मिलेगी। और हमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों का पता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज डोनर, एडीपी इज एक्सेप्टर ऑफ फॉस्फोरस, तो काइनेज पायरुवेट काइनेज। अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम आयंस। हमने ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप्स को डिटेल में डील किया। अब हम इसको समराइज करेंगे, पर हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो एटीपी है वो हमें कैसे मिल रही है, कितनी मिल रही है, कैलकुलेशन करेंगे एटीपी की। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया है, कहाँ कहाँ एटीपी बनी है। जब तक ऊपर हमने देखा स्प्लिटिंग से पहले पहले, सिंस यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हुई थी, तो हम इसको बोलते हैं प्रिपेरेटरी फेज, प्रिपेरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और इससे नेक्स्ट जो फेज है वो है पे ऑफ फेज। ग्लाइकोलिसिस जो है वो मेटाबॉलिज्म है, हम ग्लूकोज से पायरुवेट बना रहे हैं, बट इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, रेलिवेंस क्या है, हमें एटीपी की प्रोडक्शन करवानी है, क्योंकि हमने जो खाना खाया उससे हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी होती है बायोलॉजिकल करेंसी हमारी एटीपी की फॉर्म में। तो हमें ग्लाइकोलिसिस में एटीपी जनरेशन होती है। जो स्टार्टिंग में ग्लाइकोलिसिस की प्रिपरेटरी फेज है वहाँ पे एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है, बट नीचे पे ऑफ फेज में एटीपी जो है प्रोड्यूस और रिलीज आउट हो रही है। तो पे ऑफ फेज में उसने प्रिपरेटरी फेज को पे बैक कर दिया, इसलिए हम ऐसे नाम देते हैं प्रिपरेटरी और पे ऑफ। अब सवाल आता है कि कितनी एटीपी यूटिलाइज हुई और कितनी नेट एटीपी हमें प्रोड्यूस हुई। जो कितना कैलकुलेशन में क्या है, यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हुई हमारी जब हमने फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, और एक एटीपी हमारी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनाने में यूटिलाइज हुई। तो इन टोटल हमारे पास 2 एटीपी यूटिलाइज हुई। हम इसको एज सच लिखते हैं -2 एटीपी। अब जो प्रिपरेटरी फेज है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एटीपी रिलीज हुई है हमें जब हमने 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया था, तो एक एटीपी रिलीज आउट हुई, और एक एटीपी यहाँ लास्ट स्टेप में रिलीज आउट हुई है जब हमने फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनाया। तो हमें इस तरह से 2 स्टेप्स में एटीपी मिल रही है। बट सिंस हमें यहाँ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ऑनवर्ड्स स्टेप्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप्स मल्टीप्लाई बाय 2 होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें 2 इंटू 2 नेट 4 एटीपी मिलते हैं पे ऑफ फेज में ऑन डायरेक्ट बेसिस। सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें और भी एटीपी मिलते हैं। और एटीपी कहाँ मिलते हैं, जब हमने यहाँ पे NADH प्लस H पॉजिटिव का फॉर्मेशन करवाया था 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट करवाते हुए।
तब क्या होता है, जो NaDH प्लस H पॉजिटिव है वो इक्विवेलेंट होता है 3 ATP के। कहीं कहीं पे हम ये भी मानते हैं कि 2.5 ATPs के इक्वल रहता है, बट जनरली हम कैलकुलेशन 3 ATP के हिसाब से करेंगे। तो एक ग्लूकोज से जब हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिल रहे हैं तो हमें 4 ATPs नेट प्रोड्यूस होके मिल रही हैं पे ऑफ फेज में डायरेक्ट बेसिस पे, और एक NaDH, 2 हमें मिल रहे हैं NaDH प्लस H पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे भी हमने इंटू 2 करना है, तो उससे हमें 2 × 3 6 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो पे ऑफ फेज में हमारे पास 4 डायरेक्ट बेसिस पे और 6 इनडायरेक्ट बेसिस पे 10 ATP तैयार होके हमें मिल रहे हैं। बट प्रिपेरेटरी में हमने 2 ATPs को यूटिलाइज किया है। तो जो हमारा नेट गेन है ATP का वो रह जाता है 8 ATP। सो हमें ग्लाइकोलिसिस में 8 ATPs मिलते हैं। इस तरह से हम एनर्जी की प्रोडक्शन करवाते हैं ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। सो ऐसे हमने ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट स्टडी किया, हमने सारे स्टेप्स को पहले याद किया, उसके बाद हमने डील किया कि कहाँ पे कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होता है और कहाँ पे क्या हमें यूटिलाइज करवाना है, कहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, एटीपी की कैलकुलेशन की। और सिग्निफिकेंस भी ग्लाइकोलिसिस की यही है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हमें ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करवानी होती है, एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलती है। तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है जब ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलते हैं। नेक्स्ट धीरे धीरे जब ये पायरुवेट आगे चल के क्रैब साइकिल में जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो वहां पे हमें और भी ज़्यादा एटीपीज मिलेंगे। जो हमने पढ़ा कि NaDH प्लस H पॉजिटिव से 3 ATP मिलते हैं, ये हमें वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही मिलते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये NaDH जाते हैं तब ये 3 ATPs प्रोड्यूस करवाते हैं फाइनली। तो इस तरह से हमें ग्लाइकोलिसिस में टोटल नेट 8 ATPs का गेन होता है, और इस तरह से सारा प्रोसेस रहता है। सो फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सब इन सारे के सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एग्जैक्टली ये रिएक्शंस होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कहाँ पे किस पोजीशन पे। जैसे हमने पढ़ा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो हम उसमें स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। सो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस की को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना, and if you find it helpful, share it with your friends. So thank you guys.